हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपका लास्ट टॉपिक हमारा रहता है आपके डायरेक्ट टैक्स के कोर्स का, इनकम टैक्स का। टॉपिक का नाम है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सिंपल वर्ड्स में बेटा बोलूं तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स। बेटा कौन कौन सी इनकम्स हैं? मेजॉरिटी हम ऑलरेडी बेटा चैप्टर्स में कर चुके हैं। जो जो रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले है बेटा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम। तो बेटा ये तो हम ऑलरेडी एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में डिटेल में बेटा देख चुके हैं। ठीक है, अगला 10(2) एंड 10(2)A ये हमने करना है। वैसे आपको याद आएगा पीजीबीपी में एक क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई थी ये चीज। देखो क्या है, sum received by a member from HUF and share of profit of a partner from firm। आ जाओ बेटा मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर लिखना सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड 2A दोनों एक साथ कर लेंगे। देखो बेटा क्या कहता है, सुनो बेटा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपको अच्छी तरह पता है HUF में मेंबर्स होते हैं। सपोज 3 मेंबर्स हैं बेटा HUF में, मिस्टर ए, मिसेस ए और उनका सन मिस्टर बी। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, HUF ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स कमाए 3 लाख रुपए के। HUF ने ड्यूरिंग द ईयर बेटा क्या कमाए हैं? प्रॉफिट्स। 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स कमाए। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह पता है ये प्रॉफिट्स अल्टीमेटली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1:1:1 का रेशियो है बेटा। तो 1 लाख के प्रॉफिट्स मिस्टर ए के हो गए, 1 लाख के प्रॉफिट्स मिसेज ए के। ठीक है, और उनके सन के प्रॉफिट्स हो गए 1 लाख के। अब मैं आपसे बेटा एक बात पूछना चाहता हूं, बस मुझे एक बात बताओ, HUF ने ये जो प्रॉफिट्स कमाए हैं 3 लाख के, बेटा इस पे अल्टीमेटली टैक्स किसको देना पड़ेगा? HUF को बेटा। टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ HUF। इस पे किसको टैक्स देना पड़ेगा बेटा? HUF को टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट पे? नॉर्मल स्लैब रेट। चैप्टर 1 याद करो, HUF में नॉर्मल स्लैब रेट चलता है 2.5 लाख रुपए वाला। तो इन 3 लाख के प्रॉफिट्स पे HUF को टैक्स देना पड़ेगा एज पर नॉर्मल स्लैब रेट्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इन प्रॉफिट्स पे जब HUF टैक्स दे चुका है, ठीक है, तो यही प्रॉफिट्स जब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बात समझ रहे हो सब? यही प्रॉफिट्स जब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बेटा मेंबर्स इन प्रॉफिट्स पे दोबारा से टैक्स देंगे। बेटा वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। इन्हीं प्रॉफिट्स पे जब HUF ऑलरेडी टैक्स दे चुका है तो मेंबर्स से इन प्रॉफिट्स पे टैक्स लेने का बेटा मतलब ही नहीं उठता। इसका मतलब बेटा मेंबर्स के हैंड्स में ये प्रॉफिट्स, मेंबर्स के हैंड्स में ये प्रॉफिट्स बेटा क्या रहते हैं? एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेंबर्स के हैंड्स में क्या रहेगा बेटा? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि इन प्रॉफिट्स पे ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है? HUF ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। तो मेंबर्स के हैंड्स में ये प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? एग्जेम्प्ट। सेक्शन है बेटा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो ये प्रॉफिट्स मेंबर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ठीक है बेटा, और ऐसा ही बेटा सेम केस किसका है? फर्म का। फर्म में भी बेटा कुछ ऐसा ही होता है। सुनो,
जो पार्टनरशिप फर्म है बेटा, उसमें आपको पता है पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो लिखो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बचे 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बेटा 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। अब बताओ, फर्म ने बेटा प्रॉफिट्स कमाए 10 लाख के, फर्म ने प्रॉफिट्स कमाए 10 लाख के। अब मुझे ये बताओ इन प्रॉफिट्स का क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटा, सपोज 2:1 का रेशियो है, ठीक है, तो 5 लाख के प्रॉफिट्स बेटा ए के, 2.5 लाख के प्रॉफिट्स बी के, और 2.5 लाख के प्रॉफिट्स सी के, है ना। अब मुझे बताओ इन प्रॉफिट्स पे बेटा ऑलरेडी कौन टैक्स दे रहा है, फर्म तो दे रही है ना टैक्स, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म। तो ये प्रॉफिट्स किसके हैंड्स में टैक्सेबल है बेटे, फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल है, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म, और फर्म इस पे 30% के हिसाब से टैक्स दे रही है। अब यही प्रॉफिट्स बताओ जब पार्टनर्स के हैंड्स में आएंगे तो पार्टनर्स दोबारा से टैक्स देंगे बेटा, क्या ए 5 लाख पे टैक्स देगा, बी 2.5 लाख पे, सी 2.5 लाख पे टैक्स देगा, नहीं बेटा, ऑलरेडी फर्म जब टैक्स दे रही है तो ये प्रॉफिट्स जब पार्टनर्स के हैंड्स में आते हैं ना, तो बेटा पार्टनर्स के हैंड्स में ये प्रॉफिट हो जाते हैं एग्जेम्प्ट, क्योंकि इन प्रॉफिट्स पे ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है, फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट होगा आपका अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। तो HUF का सेक्शन है 10 सबसेक्शन 2 और फर्म का है 10 सबसेक्शन 2A, बात सेम है दोनों में, ठीक है, क्योंकि HUF और फर्म अपने प्रॉफिट्स पे रिस्पेक्टिवली टैक्स दे रही है, ठीक है, तो वही प्रॉफिट्स जब मेंबर्स और पार्टनर्स के हैंड्स में आते हैं तो उनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, अब उनसे थोड़ी ना दोबारा टैक्स ले सकते हो, दैट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन, ठीक है, कॉपी कर लो बच्चे, कॉपी कर लो। चलें आगे चलें, देखो बेटा, चलो हो गया बेटा, ये दोनों हमारे हो गए। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट। बेटा कोई इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसने इंडिया में किसी बैंक में अपना खाता खुला रखा है, उस खाते पे उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, एग्जेम्प्ट रहेगा बेटा, फुली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा सैलरी चैप्टर में, ठीक है। फिर अगला रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय डिप्लोमैट्स, तो बेटा जो लोग एम्बेसीज में काम करते हैं ना, फॉरेन कॉन्सुलेट्स में काम करते हैं, जो अम्बेसडर्स होते हैं, याद रखना उनको जो रेमुनरेशन दी जा रही है उनके हैंड्स में पूरे की पूरी बेटा एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। फिर allowances or perquisite paid to government employee who is a citizen of India for services rendered outside India, याद करो सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 सैलरी चैप्टर में बेटा पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, अपनी सर्विसेज इंडिया से बाहर दे रहा है, एग्जेम्प्ट है बेटा। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में भी पढ़ा था और सैलरी चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा, दोनों में पढ़ा है। ग्रेचुटी ऑलरेडी बेटा सैलरी चैप्टर में पढ़ ली है हमने, मैं आपको ये चैप्टर के नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ बेटा ताकि आप एक बार आज ये सारे टॉपिक्स इन चैप्टर्स में दोबारा पढ़ो बेटा। कम्यूटेड पेंशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सैलरी चैप्टर में, लीव एनकैशमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सैलरी चैप्टर में, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सैलरी चैप्टर में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा सैलरी चैप्टर में, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर
ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। याद करो 10-10 CC याद आता है कुछ बेटा? सैलरी चैप्टर में भी पढ़ा है और इनफैक्ट टीडीएस चैप्टर में भी बेटा आपको इसका ट्रीटमेंट बताया था मैंने। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। याद करो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, ये बेटा अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, टीडीएस चैप्टर में याद करो, टीडीएस चैप्टर में आपका 194 DA था, सेक्शन 194 DA, तो उसमें देखना एक बार हमने पढ़ा था। और ये जो ऊपर वाला है ना 10-10C, ये टीडीएस अंडर सेक्शन 192 में पढ़ा था हमने। एक बार ना ये सेक्शंस दोबारा पढ़ना बेटा एक बार। ठीक है, फिर लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, सैलरी चैप्टर में पढ़ा था। प्रोविडेंट फंड वाला चार्ट याद करना। इंटरेस्ट एंड विड्रॉल्स फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना, याद है बेटा ये सुकन्या समृद्धि योजना हमने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में करी थी, उसमें हमने किया था 80C। मैंने कहा था अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ पैसा जमा करवाते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और याद रखना मैच्योरिटी के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे आप जो विड्रॉल करोगे ना और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पूरे का पूरा बच्चे क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो पैसा जमा कराओगे डिडक्शन मिलेगा, वो पैसा जब वापस मिलेगा आपको तो वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा। फिर लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बेटा सैलरी चैप्टर में हमने पढ़ा था। इनफैक्ट ये चीज अगर आपको याद हो तो हमने टीडीएस चैप्टर में भी पढ़ी है अंडर सेक्शन 192A। ठीक है, अच्छा, विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस ऑन क्लोजर और पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस, बेटा नेशनल पेंशन स्कीम दोनों पढ़ चुके हैं। सेक्शन 80 सीसीडी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से पढ़ के देखना बेटा। याद करो 80 सीसीडी 1 1B सीसीडी 2, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एग्जेम्प्ट होता है, सैलरी चैप्टर देखना बेटा, सुपर एनुएशन फंड। हाउस रेंट अलाउंस स्पेशल अलाउंसेस दोनों बेटा सैलरी चैप्टर में पढ़े हुए हमने, है ना। स्पेशल अलाउंसेस में दो तरह के होते थे बेटा, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एंड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। ऑफिशियल ड्यूटीज में होते थे ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, डेली अलाउंस, है ना, यूनिफॉर्म अलाउंस। पर्सनल एक्सपेंसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्राइबल एरिया, अंडरग्राउंड अलाउंस, तो काफी सारे थे बेटा। फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, प्रीमियम बोनस मिला है ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। एग्जांपल, इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ₹3500 इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में बेटा सेविंग खाता खुला रखा है ना, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से 3500 रुपए 3500 बेटा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, फिर स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ा हुआ है बेटा, सैलरी चैप्टर में पढ़ना। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को बेटा स्कॉलरशिप देता है तो वो स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होती है। टैक्स फ्री परक्विजिट्स पढ़ना बेटा। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एमपीज और एमएलएस, तो याद रखना एमपी और एमएलएस को अगर कोई डेली अलाउंस मिल रहा है वो डेली अलाउंस उनके हैंड्स में क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर 10-18 पढ़ा हुआ है, देखो क्या है, pension received by members of family who have been awarded परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और एनी अदर गैलेंट्री अवार्ड। बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चैप्टर पढ़ के देखना, उसमें एक टॉपिक हमने किया था फैमिली पेंशन, उसमें मैंने 2 नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं, देखना जरा बेटा। SI 10 सबसेक्शन 19 है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑन डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑपरेशनल ड्यूटी। बेटा ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फैमिली पेंशन टॉपिक।
ठीक है, तो सारे सेक्शंस बेटा एक बार पढ़ना, आज रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर 10 सबसेक्शन 20, एंटायर इनकम of a local authority shall be exempt except income derived from supply of commodity of or service other than water and electricity outside its jurisdiction area। तो वैसे याद रखना, लोकल अथॉरिटी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, एक्सेप्ट अगर उसने क्या करी है, कोई कमोडिटी या कोई सर्विस सप्लाई करी है आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन एरिया अदर देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेबल होगी वो, नहीं तो बाकी सब एग्जेम्प्ट है। 1032 याद आता है कुछ? माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट्स के हैंड में क्लब होती है। कौन से पेरेंट के हैंड्स में? जिसकी टोटल इनकम ग्रेटर होती है। अगर 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 डिवोर्स हो चुका है पेरेंट्स में, तो कौन से हैंड्स में क्लब होगी? किस पेरेंट के हैंड्स में? जिसके हैंड्स में माइनर की कस्टडी है। अच्छा, अगर दोनों की डेथ हो चुकी है तो याद रखना माइनर की इनकम क्लब नहीं होती है, माइनर की इनकम उसी के हैंड्स में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो बेटा जिस पेरेंट के हैंड्स में क्लब होती है ना, उसे एग्जेम्पशन मिलता है 1500 रुपए पर चाइल्ड का, पढ़ा हुआ है हमने। ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? जिसके हैंड्स में इनकम क्लब हो रही है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर बेटा पढ़ना आज। ठीक है, फिर डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। आपको अच्छी तरह पता है बेटा, सेक्शन 1034, डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड्स में क्या होती है? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि उस डिविडेंड पे कंपनी देती है बेटा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ, डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड्स में सिर्फ 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल होगी सेक्शन 115 बीबीडीए में 10% के हिसाब से, पढ़ा हुआ है बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर पढ़ना, डिविडेंड का। फिर income from units of UTI to be exempt in the hands of unit holders। तो ठीक है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में। फिर एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, करा हुआ है बेटा पढ़ना, कैपिटल गेन चैप्टर। एग्जेम्पशंस याद करना, कैपिटल गेन चैप्टर में बेटा दो तरह की एग्जेम्पशंस थी, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 और एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 में पढ़ना बेटा। लो, ये बच्चे आपके सारे सेक्शंस हो गए, ऑलमोस्ट 95% हमने करे हुए थे। ये एक नया है, सिंपल है, क्या कहता है जरा पढ़ते हैं, आओ बेटा। डिडक्शन अलाउड टू अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिख लो बेटा, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेक्शन 10 सबसेक्शन, सेक्शन 10AA क्या कहता है? डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ असेसी। तो सबके लिए है डिडक्शन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, who derives any profits or gains from an undertaking being a unit engaged in the export of articles or things or providing any service, period for which deduction is available. For the first 5 assessment years, 100% of profits or gains derived from the export of such articles or things or from service। ठीक है, देयर आफ्टर 50% ऑफ प्रॉफिट्स और गेन। समझते हैं बेटा अभी? चलो यहीं पर जरा सुनना मेरी बात बेटा, करना मेरे साथ साथ। ये देखो बेटा, बेटा ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है बेटा। अपना हर स्टेट में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब उन जोन्स को स्पेसिफिकली बेटा, स्पेसिफिकली कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। मतलब बेटा उनके लिए जो रूल्स होते हैं ना, जो लॉज होते हैं, वो बाकी कंट्री के रिस्पेक्ट में
जो लॉज होते हैं उससे काफी इजी लॉज होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। तो सुनो, ये जो मिस्टर ए था ना, इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक यूनिट है। ये देखो, ये एक यूनिट है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जैसे बेटा देहरादून में ना जो सिडकुल है, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना गया है। ठीक है, तो मिस्टर ए का स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेटा क्या है, एक यूनिट है। ठीक है बेटा, ये यूनिट क्या करता है, ये यूनिट या तो करता है एक्सपोर्ट्स, कुछ चीजों का एक्सपोर्ट्स करता है, ठीक है, या ये यूनिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये यूनिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आपका कोई यूनिट लोकेटेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एक्सपोर्ट्स कर रहा है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 10AA। हम उसे डिडक्शन देंगे कितनी, 10AA में। कौन से सेक्शन में, 10AA में। अब एक बात आती है, और डिडक्शन कितनी दोगे, डिडक्शन कितनी दोगे। तो बेटा इसमें डिडक्शन आपको ना टोटल टोटल 10 सालों तक मिलेगी डिडक्शन। मतलब बिजनेस शुरू करने के, यूनिट सेटअप करने के 10 साल तक आपको बेटा डिडक्शन मिलेगी। तो जिस साल में आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट सेटअप किया है, वहां से 10 साल तक आप डिडक्शन ले सकते हो। बेटा फर्स्ट 5 इयर्स तो आपको डिडक्शन मिलेगी 100% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स आए आपको हुए हैं एक्सपोर्ट से और सर्विसेज से, पूरा 100% डिडक्शन ले लो पहले 5 साल। मतलब पहले 5 साल आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स, रिमेनिंग 5 इयर्स, यही डिडक्शन 100% की जगह आपको 50% मिलेगा। आपको डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑब्लिक सर्विसेज। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया सबको? मैं अभी करके बताता हूं बेटा आपको, मैं करके बताता हूं अभी। कॉपी करो, पहले इतना कॉपी करो। हो गया? चलो बेटा मेरे साथ साथ ना बच्चे एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर ए set up a unit in special economic zone in previous year 1920। उसका टोटल टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट्स फ्रॉम टोटल टर्नओवर, उसे 2 करोड़ के टर्नओवर पे बेटा प्रॉफिट्स हुए हैं 10 लाख रुपए के। ठीक है, लिखते जाओ। टोटल टर्नओवर 2 करोड़ का है जिसपे प्रॉफिट्स 10 लाख के हुए हैं। फिर लिखना एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑब्लिक टर्नओवर फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टर्नओवर फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज 1.5 करोड़।
कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर प्रीवियस ईयर 1920। बहुत सिंपल सा बेटा, देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। यहां पर देखना बेटा, बेटा मुझे ना एक बार बताओ, आपका टोटल टर्नओवर कितने का है? 2 करोड़ का। 2 करोड़ के टर्नओवर में से 2 करोड़ के टर्नओवर में से एक्सपोर्ट टर्नओवर यानी एक्सपोर्ट करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके आपने कितना टर्नओवर कमाया? 1.5 करोड़ का। तो बेटा मुझे एक बार बताओ, आपको जो डिडक्शन मिलेगा, आपको जो डिडक्शन मिलेगा बेटा, उन्होंने कहा था या तो एक्सपोर्ट्स करो, या तो एक्सपोर्ट्स करो या सर्विसेज प्रोवाइड करो, तभी डिडक्शन मिलेगा। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, 2 करोड़ के टर्नओवर में से एक्सपोर्ट का टर्नओवर या सर्विसेज प्रोवाइड करने से टर्नओवर तो 1.5 करोड़ का ही आया ना। तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 1.5 करोड़ के प्रॉफिट्स पे प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। बेटा नहीं समझ आया? मुझे एक बात बताओ बेटा, 2 करोड़ का टर्नओवर करके आपने कितने के प्रॉफिट्स कमाए? 10 लाख के। तो बताओगे एक्सपोर्ट टर्नओवर या सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रोपोर्शनेटली कितने कमाए होंगे? 10 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 1.5 करोड़। तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लेते हैं। 7.5 लाख का प्रॉफिट बेटा आपका बचे, 7.5 लाख का प्रॉफिट। यहां पर लिखना प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आपका बेटा कितना आ गया? 7.5 लाख का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया है फ्रॉम बेटा एक्सपोर्ट टर्नओवर और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो 10 लाख का प्रॉफिट तो 2 करोड़ के टर्नओवर पे आया था, और 2 करोड़ के टर्नओवर में सिर्फ 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर है। तो याद रखना, आपको डिडक्शन उन्हीं प्रॉफिट्स पे मिलेगी बेटा। ये देखो, आपको डिडक्शन उन्हीं प्रॉफिट्स पे मिलेगी जो आपने एक्सपोर्ट से कमाए हैं या सर्विसेज से कमाए हैं। आपको टोटल प्रॉफिट्स पे नहीं मिलेगी बेटा डिडक्शन। डिडक्शन उन्हीं प्रॉफिट्स पे है जो आपने एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज से कमाए हैं। और बेटा 10 लाख का प्रॉफिट एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज का नहीं है। 10 लाख का प्रॉफिट तो 2 करोड़ के टर्नओवर पे है, और 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज का है। बात बताओ, समझ आई सबको? तो याद रखना, आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो उन्हीं प्रॉफिट्स पे मिलेगा जो आपने एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाए हैं। तो मैंने प्रोपोर्शनेटली निकाल दिया बेटा। 10 लाख में से 7.5 लाख के प्रॉफिट्स आपने एक्सपोर्ट्स करके कमाए हैं, उसका 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। यानी 7.5 लाख रुपए का आपको क्या मिल जाएगा बेटा? डिडक्शन। इसका मतलब ना, पहले 5 सालों में बेटा, पहले 5 सालों में आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भाई 7.5 लाख का प्रॉफिट था, 7.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? जीरो। प्रॉफिट जीरो, टैक्स जीरो। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? तो जितना प्रपोर्शनेट प्रॉफिट आपने एक्सपोर्ट से कमाया है या सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाया है, सिर्फ उन्हीं प्रपोर्शनेट प्रॉफिट्स पे डिडक्शन मिलेगा, टोटल प्रॉफिट्स पे नहीं। उन्हीं प्रपोर्शनेट प्रॉफिट्स पे आपको डिडक्शन मिलेगा जो आपने क्या करके कमाया है बेटा? एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके। लो बच्चे, बात मेरे ख्याल से समझ आई। लो बेटा, आपका डायरेक्ट टैक्स का कोर्स बच्चे खत्म हो गया आज। ठीक है,
बेटा इसमें ना एक चैप्टर आपका है, अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बेटा वो चैप्टर ऐसा है जो मैं नहीं करवा पाऊंगा ऐसा सच आपको। रीज़न है उसका, या मैं काम उसमें कर सकता हूँ कि आप एक काम करो उसमें, वो चैप्टर ना बेटा, क्योंकि जब तक आप पूरे कोर्स का एक बार रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक वो चैप्टर करना बेटा बेकार है। ठीक है, तो आप एक काम करो, पूरे कोर्स का आप रिवीजन करो, जितना भी इनकम टैक्स है पूरे कोर्स का आप रिवीजन करो। और वो वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सैलरी का भी थोड़ा सा यूज आएगा, सैलरी चैप्टर का, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, मतलब सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा यूज उन क्वेश्चंस में आएगा। तो आप पहले पूरा कोर्स रिवाइज करो, फिर आप उन वाले क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखना, और जो भी डाउट आएगी ना वो बेटा आप मुझसे टेकअप करोगे। ठीक है ना? चलो, ये आपका बच्चे कोर्स निपट गया मेरे ख्याल से बेटा। सेक्शन 10 ए आपको क्लियर हुआ सबको? तो याद रखना, आपको 10 ए का डिडक्शन, 10 ए का आपको डिडक्शन सिर्फ उन्हीं प्रपोर्शनेट प्रॉफिट्स पे मिलेगा जो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट्स आपने एक्सपोर्ट करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाए हैं। पहले 5 साल में पूरा 100%, बाद के 5 साल में 50%, यानी आधा। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। ठीक है ना? वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अभी मत करना, पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो अपना, उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस उठा के देखना। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई फिर भी दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, वो आप मुझसे टेकअप करोगे बेटे। हमने बहुत डिटेल में बेटा किया है टैक्स का कोर्स। एक रिवीजन चाहिए, 1 महीना लो बेटा, 1 महीना, 1 मंथ लो। 1 मंथ में पूरा इनकम टैक्स बेटा रिवाइज करो, उसके बाद वो वाला चैप्टर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा? चलो, कल से हम आपका जीएसटी शुरू करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टिल देन थैंक यू।